दरअसल देश में बीजेपी साल 2014 के मुकाबले और बड़ी जीत के साथ सत्ता में इसी तारीख को लौटी थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा मिली जीत को बीजेपी 2024 में हैट्रिक लगाने की तैयारी है, जिसके लिए अब पीएम मोदी तमाम रैलियों और कार्यक्रम से जन जन तक पहुंचने की तैयारी में है। दरअसल मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। जानकारी है कि देश में पीएम मोदी की रैली समेत 51 कार्यक्रम प्रस्तावित है। यानी कि 30 मई से 30 जून के बीच लगातार कार्यक्रम तय किए गए हैं और एक महीने में पीएम मोदी 51 कार्यक्रम करने वाले हैं, जनता के बीच जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी पीएम मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। पीएम मोदी अवध, काशी, गोरखपुर में अगले महीने रैली करेंगे और 9 साल की उपलब्धियों के साथ ही 24 का संदेश भी देंगे। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं और समझाते हैं कि पीएम के दौरे से पहले यूपी में कैसे तैयारी चल रही है। चौबीस के चुनावी चक्रव्यूह में विपक्ष को घेरने का प्लान तैयार हो गया है। बैक टू बैक मंथन और अब पीएम मोदी की रैलियों से तैयार हो रहा समीकरण उस चुनावी अभियान को धार देने के लिए काफी है, जब मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यूपी में पीएम मोदी खुद ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित करेंगे और जन जन तक अपनी मंशा क्लियर करेंगे। अगले महीने पीएम मोदी का यूपी दौरा है। अवध, काशी, गोरखपुर में मोदी रैली करेंगे। सरकार के 9 साल पूरे होने पर अभियान चलाया जा रहा है। यूपी में बीजेपी जनसंपर्क अभियान चलाएगी। विरोधी दल मोदी लहर को रोकने के लिए एकजुट होने की तैयारी में है और कोशिश है कि बीजेपी को किसी भी हाल में रोका जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है, हर समुदाय और हर उस अंतिम आदमी को साथ लाना है जो कभी बीजेपी के साथ नहीं थे, जिसे अब जमीन पर उतारा जा रहा है और हर वर्ग को साधने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के बूथ तक सब जनता के बीच में रहती है और हमारी जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं केंद्र और प्रदेश की, उनको जन जन तक पहुंचाना है और कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए तैयार करना है कि जब जब जितना आशीर्वाद जनता दे उस ढंग से सबको झुक करके, सबको साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और तेजी के साथ एक एक व्यक्ति को पार्टी से जोड़ करके जन कल्याण कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचा। 80 में 80 सीट जीतने के लक्ष्य से पीएम मोदी, जेपी नड्डा और सीएम योगी तीनों नेता एक साथ यूपी के चुनावी समर में दम दिखाते नजर आएंगे और बैक टू बैक पीएम मोदी की रैली से 2024 के रण में दम दिखाते नजर आएंगे, जिसका असर विरोधियों पर तो होगा ही, बल्कि उस रणनीति पर भी मजबूत पकड़ बनाई जाएगी जिससे यूपी की सभी सीटों पर भगवा लहरा सके, हर सीट पर कमल खिलाया जा सके। इसके लिए पीएम मोदी एक महीने में रैली समेत 51 कार्यक्रम करेंगे और यूपी से उत्तराखंड तक आवाज बुलंद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर नए विवादों को जन्म दिया है। इस बार उन्होंने संतों के गेरुए वस्त्र को लेकर विवादित टिप्पणी की और हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद करने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भी अपमानजनक बातें कही, जिस पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। दरअसल साधु संतों पर स्वामी मौर्य ने विवादित टिप्पणी की है। संतों को भगवा वस्त्र में स्वामी मौर्य ने आतंकवादी संबोधित किया है और साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू राष्ट्र की मांग का विरोध भी किया और कहा कि देश संविधान से चलेगा, बाबाओं से नहीं। जिसके बाद स्वामी मौर्य के बयानों पर साधु संतों ने आक्रोश जाहिर किया। आपको पूरी रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे रामचरितमानस विवाद के बाद स्वामी मौर्य ने नए विवाद को जन्म दिया है। समाजवाद के नाम पर विवादों को जन्म देने वाले स्वामी ने अब मोर्चा उस बाबा के खिलाफ खोल दिया है जिसकी पूरे देश में चर्चा है, जो हिंदू राष्ट्र की अलग जगह रहा है, जिनके द्वार भक्तों की अपार भीड़ रहती है। उस बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिए बिना समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि मक्खी मच्छरों के भिनभिनाने से बादलों की आवाज नहीं निकल सकती। मच्छरों और मक्खियों के भनभनाने से
बादलों की आवाज नहीं निकल सकती, न कारखाने में तूती की आवाज। बाबा जैसे एक नहीं 1000 लोग इस तरह से बोलेंगे तो देश की जनता उसका संज्ञान नहीं लेगी। देश भारतीय संविधान से चलेगा, किसी बाबा के बयान से नहीं चलेगा। पहले रामचरितमानस की चौपाई को लेकर विवादों को जन्म देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से विवादों में हैं। उन्होंने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ तमाम उन साधु संतों पर अपमानजनक टिप्पणी की है जो हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद कर रहे हैं, जो देश में हिंदुत्व की अलग जगा रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसे साधु संतों से अब परेशानी होने लगी है कि जिस तरीके से बरसात में पतंगों के पर आ जाते हैं तो दिया में या लाइट में जल के मर जाते हैं, उसी प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई भी होना अब तय है। स्वामी जी, विश्व के दर्जनों देश तथागत के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और यहाँ पर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात चल रही है। ये कभी संभव न था, न है, न आगे रहेगा। हमारा देश भारतीय संविधान से चल रहा है और भारतीय संविधान से ही चलेगा। भारतीय संविधान समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक सोच पर आधारित है। स्वामी प्रसाद मौर्य के टारगेट पर हमेशा से सनातनी रहे हैं। इससे पहले जब अखिलेश यादव से फ्री हैंड मिलने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों को लेकर टिप्पणी की थी, तब भी उन्होंने आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था और एक बार फिर उन्होंने कुछ वैसे ही शब्द दोहराए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले ये सारे के सारे आतंकवादी चेहरे थे। नक्कार खाने में तूती की आवाज, बाबा नहीं बल्कि लोग बोलेंगे तो देश की जनता संज्ञान नहीं लेगी। देश संविधान से चलेगा, किसी बाबा के बयान से नहीं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का अब विरोध भी होने लगा है। श्रीमान स्वामी प्रसाद मौर्य जी वैसे तो वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो या तो कहीं खुद भ्रम या संशय में है। देश संविधान से ही चल रहा है और लोकतंत्र की सारी प्रक्रियाएं संविधान द्वारा ही निर्दिष्ट हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब इससे पहले रामचरितमानस विवाद को जन्म दिया था, तब समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई थी। लेकिन एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का विरोध और साधु संतों का अपमान कर वो खुद विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। साथ ही एक बार फिर अखिलेश यादव के सर पर चिंता की लकीर खिंच गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या स्वामी मौर्य ने किसी के इशारे पर ये बयान दिया है या फिर 2024 से पहले सोची समझी रणनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक बार फिर से धर्म के नाम पर नए विवाद को जन्म दे दिया है। मदनी ने भले ही कांग्रेस से बजरंग दल को बैन करने की याद दिलाई हो, लेकिन इसके पीछे का मकसद कुछ और ही है और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं बजरंग दल के खिलाफ मदनी का ये कैसा प्रोपेगेंडा। बजरंग दल से मौलाना मदनी को आखिर इतनी नफरत क्यों है? क्या मौलाना मदनी हिंदूवादी संगठन के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं? और साथ ही सवाल ये भी कि क्या मौलाना अरशद मदनी की बात कांग्रेस को कबूल है क्या, और क्या कांग्रेस से मुस्लिम वोट बैंक का सौदा हुआ है? आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। आखिर मदनी के बयान के पीछे का मकसद है क्या? जमीयत उलमा और कांग्रेस का चोली दामन का साथ मुल्क की आजादी में रहा है। कांग्रेस इख्तिदार में नहीं है, मगर गांधी फैमिली आगे बढ़ी। जुबान पर जहर और बजरंग दल के खिलाफ आग उगलते इस मौलाना का नाम है अरशद मदनी, जिन्होंने अपने दिलों में इतनी नफरत पाल ली है कि कांग्रेस का कंधा इस्तेमाल कर हिंदूवादी संगठन पर बैन करने की मांग को दोहरा रहे हैं। उस आवाज को बुलंद कर रहे हैं जिसके सहारे खास वोट बैंक को खास पार्टी के पाले में ला सके। उस नफरती एजेंडे को धार दे रहे हैं जिससे बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन पर पाबंदी लगा सके, और कांग्रेस को चेता रहे हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे पहले की तरह सत्ता नसीब नहीं होगी। फसाद परवर अनासिर की जमात के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। बजरंग दल के ऊपर हम कदगन लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की
कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता। कर्नाटक में जिस बजरंग दल के एजेंडे से कांग्रेस ने खास वर्ग के वोट बैंक को साधने की कोशिश की, उसी की याद मौलाना अरशद मदनी कांग्रेस को दिला रहे हैं और चोली दामन का रिश्ता याद दिला रहे हैं। कांग्रेस ने जो बातें कही, जनता ने उसको कबूल किया। कांग्रेस की ये बात कि वो ऐसी फिरका परस्ती जिसने पूरे मुल्क के अंदर अक़लियतों को तबाह करके रख दिया, बर्बाद कर दिया, उस फिरका परस्ती पर लगाम लगाने की बात कांग्रेस ने कही। मौलाना मदनी ने जब कांग्रेस को मैनिफेस्टो की याद दिलाई तो विरोध दो तरफा शुरू हो गया और फिर देश में जहर फैलाने वाले मौलाना को आईना भी दिखाया गया। कांग्रेस की ये तुष्टीकरण की नीति के कारण ही आज देश आतंकवाद के दंश को झेल रहा है। मौलाना मदनी को इस बात को सोचना चाहिए था कि राष्ट्रवादी संगठनों पर जब जब जिसने भी उंगली उठाई है, जब जब कीचड़ उछाली है, उस दलदल में खुद फंसे। देखिए, आज समझने की जरूरत है कि हमारा देश जो है सार्थक राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये राजनीतिक बयान है और सबसे ज्यादा देश को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो सही बात है, कांग्रेस पार्टी ने नुकसान पहुंचाया। और आज हम तरक्की की बात, भाईचारे की बात, विकास की बात हमारे हर जाति धर्म मजहब के लोग सुनना पसंद करते हैं। कांग्रेस ने देश में उस विवाद को जन्म दिया जो अब हिंदूवादी संगठन के खिलाफ जहरीली बयानबाजी तक पहुंच गई है और उसी के सहारे अब मौलाना और मौलवी नफरती दुकान खोलकर बैठ गए हैं। यानी अब उस बजरंग दल का विरोध कर रहे हैं जिसके इर्द गिर्द कर्नाटक का पूरा रण रहा। अरे भाई, बजरंग दल को आप अलकायदा से, जैश ए मोहम्मद से, लश्कर तैयबा से नहीं जोड़ सकते। हम उससे कई चीजों से हम सहमत नहीं है, आप सहमत नहीं होंगे, लेकिन जब आप उसको आतंकवादी संगठनों के साथ जोड़ते हैं, पीएफआई से जोड़ते हैं, तो शुद्ध रूप से आप उन आतंकवादी संगठनों पर सियासी सुरक्षा कवच पहनाने की कोशिश करते हैं। सियासी बयानबाजी करने वाले ये मौलाना कांग्रेस को चेता रहे हैं, उसे अपना हिमायती बता रहे हैं, उस वोट बैंक की सौदेबाजी कर रहे हैं जिसके सहारे कांग्रेस ने कर्नाटक में सत्ता वापसी की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मौलाना मदनी बजरंग दल के खिलाफ वर्ग विशेष को भड़का रहे हैं? क्या मौलाना मदनी की बात मानेगी कांग्रेस? आखिर हिंदूवादी संगठन से कांग्रेस और मौलाना को इतनी नफरत क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मदरसों में विदेशी साजिश के सबूत मिले हैं। उन मदरसों से फंडिंग की बात सामने आई है जिसे सर्वे के दौरान अवैध यानी कि गैर मान्यता प्राप्त बताया गया। दरअसल जांच में पता चला है कि यूपी के 4000 मदरसों में विदेशी फंडिंग हुई। दुबई, नेपाल और बांग्लादेश से ये फंडिंग आई है और यूपी के मदरसों में विदेशी साजिश का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा भी इसके जरिए हुआ है। नवंबर 2022 में जिन मदरसों का सर्वे हुआ था उन्हीं में जांच के दौरान ये जानकारी मिली। सर्वे के दौरान बिना मान्यता प्राप्त 8441 मदरसों पर अब एक्शन की तैयारी है। इस उत्तर प्रदेश के मदरसों में मजहबी तालीम पर सवाल उठे। जिन मदरसों को गैर मान्यता प्राप्त का सर्टिफिकेट मिला, उन मदरसों की एक और थ्योरी अब सामने आ चुकी है। शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने के लिए हुए सर्वे में पर्दाफाश विदेशी फंडिंग का हुआ है। वो भी एक दो नहीं बल्कि 4000 मदरसों में ज़कात के नाम पर विदेशों से पैसे आए। मदरसों में विदेशी फंडिंग। नवंबर 2022 में मदरसों का सर्वे हुआ। 8441 मदरसे बगैर मान्यता प्राप्त मिले। 4000 मदरसों में विदेशी फंडिंग हुई। अरब के मुल्कों से भी मदरसों में फंडिंग। यानी नवंबर 2022 में हुए सर्वे से बिना मान्यता के मदरसों का तो पता चला ही, साथ ही उस साजिश से भी पर्दा उठा जिसके सहारे विदेशी फंडिंग से देश में साजिश की पढ़ाई होती रही। अब उन मदरसों की लिस्ट तैयार कर यूपी सरकार एक्शन की तैयारी में है। और उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको एक जो भी अवैध इस तरीके से मदरसे या शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई है। और इन लोगों को जो अवैध फंडिंग हो रही है
और निश्चित रूप से वहां पर जो पाठ्यक्रम है वो ऐसा पाठ्यक्रम नहीं है कि जो आगे बच्चे को संस्कार सिखा सके, शिक्षा अच्छी दे सके। 12 बिंदुओं पर हुए सर्वे में ज्यादातर मदरसा संचालकों ने ज़कात यानी कि चंदा को आय का सोर्स बताया है। शुरुआती जांच में नेपाल, बांग्लादेश और खाड़ी देशों से फंडिंग के संकेत मिले हैं। इस पूरे मामले पर अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह का कहना है कि परीक्षाएं खत्म होने के बाद पुलिस विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी। तो मंत्री JPS राठौर ने कहा, मदरसे बच्चों के भविष्य को चौपट करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे मदरसों पे जितनी जल्दी हो सके मतलब लगाम लगानी चाहिए। ऐसे मदरसों को जो अवैध तरीके से चल रहे हैं बंद करना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से किसी प्रकार का क्रियाकलाप को कोई भी संस्था, कोई सरकार मान्यता नहीं दे सकती। बताया जा रहा है कि सर्वे के दौरान गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का पूरा मकड़जाल नेपाल से सटे इलाकों में देखने को मिला। अधिकतर मदरसा संचालकों को दी गई जानकारी में सामने आया है कि उनके मदरसे फंडिंग के बलबूते चल रहे हैं, जिनमें दुबई, नेपाल और बांग्लादेश से चंदा मिलने की बात सामने आई है। हालांकि इन मदरसों के संचालक फंडिंग से संबंधित डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध नहीं करा सके। ऐसे में अब उन मदरसों पर योगी सरकार कार्रवाई की तैयारी में है, जिससे विदेशी साजिश को मिट्टी में मिलाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर पहलवान और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच की लड़ाई अब नार्को टेस्ट पर आ गई है। रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह खुद को बेकसूर बता रहे हैं। तो आरोप लगाने वाले पहलवान अब भी कार्रवाई की जिद पर अड़े हैं। दरअसल ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, तो रेसलर बजरंग पुनिया ने कहा कि हम भी किसी भी टेस्ट के लिए तैयार हैं। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवा ही लो, तो बजरंग पुनिया ने कहा कि सभी रेसलर्स को चुनौती स्वीकार है। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि टेस्ट से विवाद खत्म हो जाएगा, तो बजरंग पुनिया अब इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालने की तैयारी में है। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि आंदोलन से खेल का नुकसान हो रहा है, तो पहलवानों का कहना है कि इंसाफ की लड़ाई आगे भी चलती रहे। अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि ये लड़ाई कब से चल रही है और आगे किस रास्ते पर जाती हुई दिख रही है। पहलवान बनाम ब्रजभूषण सिंह की लड़ाई अब नार्को टेस्ट पर आ गई है। रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने दावा किया कि उन पर पहलवानों ने जो यौन शोषण के आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं और दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए वो नार्को से पॉलीग्राफी टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट तक कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी है कि अगर उनका टेस्ट होगा तो उनके साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का भी यही टेस्ट होना चाहिए, जिसे रेसलर्स ने स्वीकार कर लिया है। तो अगर इनको लगता है कि नार्को टेस्ट से सच्चाई सामने आ जाएगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। हाँ, जितने लोगों ने भी आरोप लगाए हैं इनके साथ और बजरंग पूनिया और विनेश और जिन जिन खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं और हम केवल हमारे ऊपर लगाए हैं, तो इस पक्ष से तो केवल हम हैं और उस पक्ष से ये 7 है, 8 है, 9 है, 10 हो जो है, तो सबकी जांच करा ली जाए। हमने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई खिलाड़ी तैयार है, उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। और मैं मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि उनका नार्को, अगर वो रेडी है तो उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और पूरा देश लाइव देखे उस चीज को कि उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और क्या जो कंप्लेंट खिलाड़ियों ने दी है उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर से उठी आवाज के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, लेकिन इंसाफ की लड़ाई अब भी जारी है। इसके लिए पहलवानों को खाप पंचायतों का भी समर्थन मिल गया है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई और किसान नेता लगातार पहलवानों की लड़ाई में साथ दे रहे हैं, जिसे ब्रजभूषण सिंह ने साजिश करार दिया है। हालांकि पहलवानों की मांग अब भी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर जा टिकी है। और जिस भी जगह हम जा रहे हैं इंडिया गेट पे, वहाँ हमारे शहीदों की जगह है और हम मर्यादा रखते हुए वहाँ कैंडल मार्च करेंगे। तो और पुलिस प्रशासन से भी, सरकार से भी निवेदन है कि जो भी आए, महिलाएं आए, जो भी हमारे चाचा ताऊ आए, उन्हें आने दिया जाए। बात जम्मू कश्मीर की, जो कि तरक्की राह पर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्रीनगर में दिखाई पड़ा।
जहां आज कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। श्रीनगर में आज से दुनिया के शक्तिशाली मुल्कों के संगठन G20 की बैठक का आगाज हो गया। इस मीटिंग में 25 देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। श्रीनगर को भव्य तरीके से सजाया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में G20 समिट का आयोजन हुआ। पर्यटन पर केंद्रित G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की ये बैठक हुई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। डल झील में नौसेना का मार्कोस दस्ता और सीआरपीएफ के वाटर विंग के जवान तैनात किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। 24 मई तक ये बैठक होने वाली है। समिट का मकसद न केवल टूरिज्म बल्कि फिल्म टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ाने का है। और इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब बने हमारे साथ।